अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम STA 406 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस लेक्चर में हमने जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है। पिछले लेक्चर से हम जी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते आए हैं, लेकिन अब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने से पहले जो है हम एक टेबल देखते हैं, उसके बाद इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक टेबल है। इसमें जो है सैम्पल साइज़ अगर लार्ज होगा और सैम्पल साइज़ अगर स्मॉल होगा। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा नोन है या सिग्मा अननोन है, ठीक है। सैम्पल साइज़ अगर लार्ज हुआ और सिग्मा नोन हुआ तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर सैम्पल साइज़ लार्ज हुआ और सिग्मा अननोन हुआ तो भी हम जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। अगर सैम्पल साइज़ जो है वो स्मॉल है और सिग्मा नोन है तो भी जस्ट जी डिस्ट्रीब्यूशन को ही यूज़ करेंगे। इन तीन केसेस में तो आपने देखा है कि जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे पास अगर सैम्पल साइज स्मॉल होगा और सिग्मा अननोन होगा तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप ये टेबल जो है आपके लिए बेनिफिट रहेगा समझने के लिए। तो आपने थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है, इस तरह जो है स्केच बना लें माइंड में कि अगर सैम्पल साइज़ स्मॉल हुआ और सिग्मा अननोन हुआ तो हम जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। अब थोड़ा टी डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने यही बात की है कि सैम्पल साइज स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। और टी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और इसका जो है वो इसको स्टैटिस्टिकली इस तरह जो है वो लिखा जाता है, टी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर स्क्वायर रूट एन। ये मैंने जो है वो किसी एक लेक्चर में आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन का सारा इंट्रो करवाया है, तो ये थोड़ी सी वही चीज़ें हैं। एक्स बार इसका सैम्पल मीन होता है, म्यू पॉपुलेशन मीन होता है, एस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। और एन जो है वो सैंपल साइज होता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसमें जो है उसने कहा कि डिफरेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सैम्पल साइज एन दैन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1। अगर सैम्पल साइज ना n गिवन होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी n-1 होगी। यानी मिसाल दी है, अगर सैम्पल साइज 22 होगा तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम टी स्कोर में निकालनी पड़ी तो हमारे पास ये आएगा 21 डिग्री, क्योंकि 22 में से 1 माइनस किया तो 21 रह गया। जस्ट आपने क्या करना है कि n में से माइनस कर देना है 1 को, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। नेक्स्ट ये टेबल है, इससे भी आप वाकिफ़ होंगे। जी डिस्ट्रीब्यूशन का जिस तरह गिवन था इस तरह ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का है। इससे हमने वैल्यूज़ को जो है वो देखते हुए जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमने जो है इससे वैल्यूज़ ही देखनी है और फिर वहाँ पे हमने निकालनी है टी डिस्ट्रीब्यूशन का ये टेबल गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की। इस प्रॉपर्टीज़ को हम नोट्स में देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट ये टी डिस्ट्रीब्यूशन की। उसने कहा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूड और सिमेट्रिक होता है अगर टी जो है वो 0 के इक्वल हो और इसकी रेंज -∞ से इन्फिनिटी तक हो। इसी तरह उसने कहा कि मीन जो है वो 0 के इक्वल होता है वैन ये जो है रिप्रेजेंट करता है म्यू को, म्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 हो। मीन अनडिफाइंड फॉर म्यू इज इक्वल टू 1। अब वेरिएंस का फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू ओवर म्यू -2। ये उस कंडीशन में होता है कि अगर म्यू ग्रेटर देन 2 के हो। अगर म्यू लेस देन 2 के हो तब ये फार्मूला वेरिएंस का एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके साथ कंडीशन भी है फार्मूला के साथ, आपने ये याद रखनी है। उसके बाद उसने कहा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिमेटेड विद बेल शेप। बेल शेप क्या होती है, यानी बेल शेप से मुराद मैं आपको इसकी थोड़ी शेप भी बना कर दिखाती हूँ। टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना फ्लैटर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन दैन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हमारे पास जो होता है ना जी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी हमने शेप देखी थी, वो कुछ इस तरह होती है। तो इसको जो है पैराबोलिक शेप होती है थोड़ी सी। जी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है ना वो कुछ इस तरह होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट, उसकी थोड़ी सी शेप जो है वो फ्लैटर होती है, उसकी जो टेल्स होती हैं वो ज़्यादा जो है फ्लैट होती हैं। मैं यहीं पे बना देती हूँ ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस का पता चले।
ये आप देख सकते हैं ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्लैट है थोड़ा सा, ठीक है। इसकी जो टेल्स हैं ये ज़्यादा होती हैं, तो इसमें जस्ट दोनों में ये डिफरेंस है और यही प्रॉपर्टीज़ में उन्होंने यहाँ पे आपको बताया है। द शेप ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस एज द डिफरेंस चेंजेस, द टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज द स्टैंडर्ड नॉर्मल। स्टैंडर्ड नॉर्मल हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें मीन 0 हो और वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, ठीक है। ये डिफरेंट या इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। सेम एज ऐसे यहाँ पे है द टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज द स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है, एज दी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर इंक्रीजेज, तो इसको भी आप ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है इसकी असम्पशंस आती हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की। असम्पशंस में जो है फर्स्ट ये है कि आपने जो भी सैंपल को ऑब्जर्व करना है वो सिलेक्ट किया हुआ सैंपल रैंडमली होना चाहिए। इसी तरह जो आपने पॉपुलेशन में से स्मॉल सैंपल ड्रा करना है वो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड केस में यही कहा है कि दोनों सैंपल जो है वो रैंडमली होने चाहिए, जो आपने सैंपल सेलेक्ट करना है दोनों वो रैंडमली होने चाहिए। और इसी तरह जो आपने पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करना है वो नॉर्मल होने चाहिए और उनके वेरिएंसेस इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको बता दिए जो इसमें लिखा हुआ था। नेक्स्ट है स्मॉल सैंपल्स टेस्ट अबाउट मीन। ये हमारे पास कुछ टेस्टिस हैं, कुछ केस हैं, इसको आप स्टडी करते हैं। केस नंबर 1 है जिसमें आपके पास सिग्मा जो है वो अननोन होगा और एन जो है वो लेस दैन 30 होगा, ठीक हो गया। और ये भी ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए है। इसी तरह केस 2 में जो है वो दोनों नॉर्मल पॉपुलेशंस जो है वो उनको अगर इक्वल होंगे, ठीक है। और थर्ड केस में हमारे पास दोनों नॉर्मल पॉपुलेशन डज नॉट इक्वल होंगे, यानी इसमें जो है वो सिग्मा भी इक्वल नहीं होगा, यानी वेरिएंस भी जो है हमारे पास दोनों इक्वल नहीं होंगे। फोर्थ केस है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट टू मीन्स विथ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। इन 4 केसेस को ही इसमें हमने लेक्चर में स्टडी करना है और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी करेंगे। केस 1 हमने देखा है कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड एन लेस देन 30। ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने टेबल में जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन का देखा था ना, सैंपल साइज स्मॉल होगा, सिग्मा अननोन होगा, तब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं। तो यही अभी हमने जो है इसको सबसे पहले जो है इसके हम कंडीशंस देखेंगे कौन कौन सी हैं इस केसेस की, उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल्स को करेंगे। तो इसकी कंडीशंस देखते हैं हमारे पास फर्स्ट केस की। सेम एज फर्स्ट वही है स्टेट नल और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस आपने करना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल को आपने जो है वो डिफाइन करना है। थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिक्स, यहाँ पे क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहे हैं इसलिए टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। और फिर क्रिटिकल रियन, क्रिटिकल रियन का कुछ कंसेप्ट इस तरह है, अगर अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस डज नॉट इक्वल हो देन टी अल्फा बाई 2 इंटू एन प्लस 1 यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस ग्रेटर देन हो म्यू नोट से तो हम जो है टी अल्फा एन माइनस 1 को यूज़ करेंगे। इसी तरह जो है वो सी पार्ट में देखें, उन्होंने कहा कि अगर म्यू लेस देन हो अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस में तब जो है वो टी अल्फा एन माइनस 1। स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना n प्लस 1 तो ये आपने ठीक कर लेना है, ये n माइनस 1 है जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, इसमें जो है आप परेशान ना हो जाइएगा। ये n माइनस 1 है और यहाँ पे अगर ग्रेटर देन होगा अल्फ़ा बाई 2 की सूरत में लिखेंगे, सॉरी अगर जो है वो डज नॉट इक्वल होगा तो अल्फ़ा बाई 2 होगा, अगर ग्रेटर देन होगा टी अल्फ़ा होगा, इसी तरह अगर लेस देन होगा तब भी टी अल्फ़ा में होगा। तो ये जो है केसेस हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें फिफ्थ स्टेप में हम कंप्यूटेशन करते हैं और 6 में इसकी कंक्लूजन करेंगे, ठीक हो गया। अब इसकी जो है वो एक एग्जांपल करते हैं। A sample of 12 jars of peanut butter was taken from a lot, each jar being labeled 8 ounces net weight. The individual weights in ounces are, ये weight given है, ठीक है। Test whether these values are consistent with a population mean of 8. Assume that the weights are normally distributed. देखिए स्टूडेंट सैंपल जो है वो 12 जार यानी 12 है हमारे पास सैंपल यानी n आ जाएगा, वेट यहाँ पे 8 गिवन है, बाकी ये वाली वैल्यू है। जब ये वैल्यू इस तरह सैंपल्स में गिवन हो या हम वेट्स कह लें तो उसका हम जो है आपको पता है कि मीन लेते हैं, यानी ये हमारी पर वैल्यू जो है हमने इसका x बार निकालना है और x बार जो निकालने का एक ही फार्मूला होता है समेशन x ओवर n। तो ये फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, तो ज़्यादा वैल्यूज़ को देखकर घबराना नहीं है, उसको जो है आपने मीन का फार्मूला लगाना है और उनको सम करके उनके नंबर्स पर डिवाइड कर देना है कि कितने टोटल नंबर्स हैं।
इस एग्जाम्पल में हमने टेस्ट करना है कि दीज वैल्यूज आर कंसिस्टेंट विद द पॉपुलेशन मीन ऑफ 8, ठीक है। तो इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेप सेम एज वैसे ही होगा, आपने जो है अल्टरनेटिंग और नल हाइपोथेसिस को स्टेट करना है। तो इसमें जो है वेट 8 के इक्वल था, ठीक है, 8 इंच, इस वजह से जो है वो नल हाइपोथेसिस 8 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस जो है वो डज नॉट इक्वल आ जाएगा। और ये जो हमारे पास 2 टेल टेस्ट अप्लाई हो रहा है, ये जो है स्टूडेंट्स जो मेरा सीक्वेंस से लेक्चर्स देख रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि 2 टेल टेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्लाई करना है, टेस्ट स्टैटिक्स को यूज़ करना है, उसका फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। फिर कंप्यूटेशन में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उनको जो है हमने मीन निकाल लेना है। फिर उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की भी ज़रूरत पड़ती है, हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सबसे पहले आपने जो है ना थर्ड स्टेप में इसका फार्मूला राइट करना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास कौन सा डाटा गिवन है और कौन सा गिवन नहीं है। जो नहीं गिवन आप उसको सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। पहले आपने जो है वो मीन फाइंड आउट करना है। ये आपके पास डाटा गिवन है, x1 का मीन फाइंड करेंगे, फिर x2 का मीन फाइंड करेंगे, तो आपके पास ये मीन आ जाएगा। उसके बाद आपने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपली आपने क्या करना है, इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है और मीन निकाल लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है। अब आपने इन सब वैल्यूज़ को जो है वो टी टेस्ट में, जो कि आपके पास ये फार्मूला है x बार माइनस म्यू ओवर s ओवर स्क्वायर रूट n, इसमें पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है -4.45 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल रीजन इसका जो है अगर डज नॉट इक्वल टू इक्वल टू होगा अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस या डज नॉट इक्वल टू, तो हम जो है α/2 का यूज़ करेंगे। n-1 तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ किया गया है। तो क्या करना है कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 0.025 आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू जो आपके इसमें गिवन है, अल्फ़ा की यहाँ पे जो है आप रिप्रेजेंट एग्जांपल में की गई थी 0.5 था अल्फ़ा आपके पास। सेकेंड स्टेप में देखिए 0.05 है अल्फ़ा, तो ये इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.025 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह जो है n-1 है, n टोटल हमारे पास 12 जा रहे थे, सैम्पल 12 था और -1 करेंगे 11 आ जाएगा। अब हमने जो है वो टेबल में इसकी वैल्यू देखनी है। टेबल में एक बार मैं आपको जो है वो देखना सिखा देती हूँ अगेन, जो स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज है उनकी वो कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। देखिए हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.025 था और 11 हमारे पास सैंपल है, तो इसमें जो है हमने देखना है 11 सैंपल में और 0.025, ये देखें 0.025 और इसकी वैल्यू हमारे पास 2.20 आ रही है, ठीक हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इसकी वैल्यू जो है वो 2.20 आ गई है। अब आप देख सकते हैं जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो -4.45 है। ये भी फाल इसमें क्रिटिकल रीजन में ही कर रही है, इस वजह से हम इस नोट को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू -4 है और ये हमारे पास 2.2 है, तो उसी रीजन में ही ये फाल कर रही है। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं वैसे ही बता देती हूँ, इसका ओवरव्यू देखिए। सैंपल यहाँ पे n16 आएगा, मीन यानी x बार 41.5 इंचज़ आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने कहा द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम दिस मीन। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम दिस मीन, मीन क्या है x बार और इसका भी स्क्वायर x बार माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है, इसका सम। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे जो है मैं आपको ये देखें, ये हमें जो है ये वाली इस तरह बनेगा समीशन x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 35, यानी 35 जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके फार्मूला में भी जो है वो यूज़ होगी, इससे वैल्यू हम जो है कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जो है उसने अदर वैल्यूज़ दी हैं। शो दैट द असम्पशन ऑफ अ मीन ऑफ 43.5 इंचज़ फॉर द पॉपुलेशन इज़ नॉट रीज़नेबल। हमने जो है वो ये शो करना है कि ये जो है पॉपुलेशन रीज़नेबल है या नहीं है। तो इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास जो है हमने फर्स्ट स्टेप करना ये होता है कि अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस को स्टेट करना होता है। 43.5 हमारे पास जो है एक्चुअली ये म्यू होता है, ठीक है। और अब देखिए 43.5 पे इक्वल है और ये डज नॉट इक्वल क्या आ जाएगा। अगर इक्वल होगा तो इट इज़ रीजनेबल मीन फॉर द गिवन पॉपुलेशन, अगर डज नॉट इक्वल होगा तो इट इज़ नॉट रीजनेबल मीन फॉर द गिवन पॉपुलेशन। अल्फा 0.05 है, सेम एज टी टेस्ट अप्लाई करना है। कंप्यूटेशन में जो है वो यहाँ पे चीज़ थोड़ी अलग है समझाने वाली, वो बता देती हूँ, बाकी सेम प्रोसीजर वैसे ही है। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास सामने देखा था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
मीन आपको गिवन है वो 135 है, लेकिन देखिए आपने जो है डाटा जो आपके पास टी स्टैटिक्स है, आपने देखना है कि सारा डाटा गिवन है एग्जाम्पल में, अगर नहीं है तो आपने उसको फाइंड आउट करना है। एक्स बार भी हमारे पास गिवन है 41.5 है, म्यू भी इसी तरह गिवन है, और एस हमें जो है फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट एन, यानी एन हमारे पास 16 था। अब एस फाइंड आउट करना है, पीछे एस रह गया। अब एस जो है वो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो इस तरह होता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1, यानी टी टेस्ट में हम सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ एन माइनस 1 यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी यूज़ करेंगे डिवाइड में। तो ये फार्मूला अप्लाई सिंपली आपने करना है, तो आपके पास सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। 135 को 15 पर डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, क्योंकि एस का स्क्वायर है तो ये जो है 9 का स्क्वायर लेंगे 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है, बाकी सारी वैल्यूज़ भी हैं, तो सिंपली आपने पुट करना है। 2 टेल टेस्ट है इसलिए अल्फ़ा बाई 2 अप्लाई होगा, बाकी सेम प्रोसीजर वैसे ही है, ठीक है। तो अब ज़रा हम नेक्स्ट केस को देखते हैं। स्टूडेंट केस 2 में ये है कि इसमें क्या है कि 2 नॉर्मल पॉपुलेशन दोनों इक्वल हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस अगर इक्वल होंगे तब हम कौन से फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, इस केस में हम वो स्टडी करते हैं। देखिए ये हमारे पास कुछ स्टेप हैं, सेम एज वही स्टेप्स हैं जो हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं। नल और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस को अप्लाई करना है, सेकंड पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, थर्ड पे टी स्टैटिक्स। इसमें जस्ट फार्मूला डिफरेंट होगा। टी स्टैटिक का फार्मूला होता है एक्स बार 1 माइनस एक्स 2 बार ओवर एस पी स्क्वायर रूट 1 ओवर एन 1 प्लस 1 ओवर एन 2, ठीक है। अंडर एच नोट एस हैज़ द टी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर फोर्थ स्टेप पे कंप्यूटेशन करनी होती है, और क्रिटिकल रियल को फाइंड आउट करने के लिए कुछ जो है वो कंडीशंस होती हैं। इसमें कंडीशंस जो है वो अलग हैं। अगर हमारे पास इक्वल होगा तो अल्फ़ा बाई 2 और हमारे पास जो है n1 प्लस n2 माइनस 2 होगा, ठीक हो गया। वहाँ पिछले जो हमने केस में किया था n-1 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है ये सारी कंडीशन है। बाकी जो है इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस लेस देन होगा तो हम जो है ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसी तरह ग्रेटर देन होगा तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। यानी अगर लेस देन और ग्रेटर देन होगा तो इनकी कंडीशन जो है वो सेम ही है, लेकिन अगर हमारे पास जो है वो इक्वल होगा तब कंडीशन जो है वो अल्फ़ा बाई 2 की हम अप्लाई करते हैं, यानी जो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उसको हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये जो हम n1 प्लस n2 माइनस 2 अप्लाई करते हैं, ये तीनों में केसेस में सेम एज हैं। और 6 स्टेप है इसमें कंक्लूजन करना, ठीक है। अब जो है हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल है द हाइट ऑफ 6 रैंडमली सिलेक्टेड सेलर्स आर इन इंचेस 63, ठीक है। ये आपके पास डाटा गिवन है और 6 रैंडमली सिलेक्टेड है, यानी सैम्पल साइज आपके पास 6 है यहाँ पे। दोज ऑफ 10 रैंडमली सिलेक्टेड सॉलिडर्स, यानी अदर केस में आपके पास ये आ गया है सेकंड, यानी x1 हो गया, ये x2 हो गया, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें जो है वो किस लिहाज से हमें डाटा गिवन है और कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। Discussing the light of these data that soldiers are on the average taller than soldiers, assume the height are normally distributed. अब उसने बात की है कि सोल्जर जो है ना वो टालर है देन सेलर्स से, तो यहाँ से जो है आपने अपनी अल्टरनेटिंग और नल हाइपोथेसिस को जो है अज्यूम करना है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, इसमें जो है सोल्जर जो है वो आर नॉट टालर देन सेलर्स। अगर हमारे पास लेस देन होगा μ2, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास सोल्जर्स हैं और μ1 जो है वो सेलर है, ठीक है। तो पहले सेलर का जिक्र आया इसलिए हम उसको μ1 जो है कर देते हैं, ऐसे कि सेलर्स को μ1 कहेंगे और सोल्जर्स को μ2 कहेंगे। तो हमारे पास जो है सोल्जर्स टालर है, तो यानी μ2 ग्रेटर देन है μ1 से, तो ये इसकी कंडीशन होगी और इसको अप्लाई करेंगे। इसी तरह जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू हम डिफ़ाइन करेंगे और थर्ड स्टेप पे टी इसके डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है, जो कि अभी हमने फार्मूला स्टडी किया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके लिए थोड़ा सा न्यू है वो ये है, एस पी का फार्मूला आपने याद करना है। एस पी स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना हो इज इक्वल टू 1 ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू समेशन x1 माइनस x बार 1 होल का स्क्वायर प्लस समेशन x2 माइनस x2 होल बार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है वो याद कर लें, बहुत इजी सा फार्मूला है। इसमें सिर्फ डिफरेंस यही है कि इसमें जो है x1 का स्क्वायर है और यहाँ पे x2 का स्क्वायर है, ठीक हो गया। और बाकी दरम्यान में प्लस का साइन है और समेशन इनके अप्लाई करना है। फिर आपने इसकी कंप्यूटेशन करनी है। आपके पास जो डाटा गिवन था आपने सब तीनों को जो है 2 टाइप का डाटा था, यानी एक को आप x1 कह लें और दूसरे को x2 कह लें। x1 को आपने सब सम अप करना है। सम क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ये कंडीशन है 408 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है
408 जो है इसको डिवाइड करने, सम अप करना है, डिवाइड करना है, इनका मीन निकालना है। उसके बाद जो है x1 को आपने इसके मीन में से माइनस करके स्केयर करना है। सेम एज x2 का डाटा आपने जो है सम करके उसका डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से, और फिर आपके पास ये आ जाएंगी। और आपने क्या करना है, जो वैल्यूज़ मीन निकाला है उसमें से दूसरी जो x2 की वैल्यू है मीन में से माइनस कर देनी है, और फिर आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस खुद करें, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह करना है। मीन जो है इसका देखिए यहाँ पे जो है इनको सम किया, ये 408 आ गया। अब 408 कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसको जो है वो 6 से डिवाइड किया, 68 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह मीन निकालना है। उसके बाद जो आपके पास वैल्यूज जब आ जाएंगी तो आपने गिवन फार्मूला है उसमें पुट कर देनी है। फार्मूला ये है SP² का, जो कि अभी हमने स्टडी किया है। आप इसको ब्रैकेट 1/n 1 + n2 - 2 की शेप में भी इसको लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर राइट किया गया था। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही फार्मूला है। अब अगर आपने यहाँ पे डिवाइड में लिख लिया या साइड पे बाहर निकाल लिया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैल्यूज सिंपली आपने पुट कर देनी है। फिर उसके बाद क्रिटिकल रियल निकालना है। क्रिटिकल रियल जो है अगर t ग्रेटर देन होगा तो n1 + n2 - 2 इन सब की वैल्यूज अप्लाई करनी है, और जो है टेबल वैल्यू देखकर आपके पास ये आ जाएगा। अब उसने कहा कि जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है वह क्रिटिकल रियल में फॉल नहीं करती, इसलिए हम इस नोट को जो है वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। दैट डिफरेंस इन द मीन हाइट इज़ नॉट सफिशिएंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द सोल्जर्स आर ऑन द एवरेज टॉलर देन सेलर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। अ ग्रुप ऑफ 12 चिल्ड्रन आर फाउंड टू हैव द फॉलोइंग इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। ठीक है, ये ना दो ग्रुप है, एक ग्रुप जो है वो 12 बच्चों का है और दूसरा ग्रुप 10 बच्चों का है। जो 12 चिल्ड्रन का है उनका IQ लेवल का डाटा यहाँ पे गिवन है, और सेकंड जो है 10 चिल्ड्रन है उनके IQ लेवल का डाटा यहाँ पर गिवन है आपके सामने। ठीक है, उसने कहा है कि इसमें से जो है ना वो कौन सा ग्रुप जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड से है। तो हमने ये बताना है कि कौन सा सिग्निफिकेंट है, ये नहीं कहा कि कौन सा ज़्यादा है या कम है, सिर्फ ये कहा है कि सिग्निफिकेंट कौन सा है। तो इसका ज़रा हम सोल्यूशन देखते हैं। इसमें जो है हमारे पास अल्टरनेटिंग और नल हाइपोथेसिस जो है ना स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो इक्वल टू 0 होगा, यानी 0 के इक्वल हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगा, तो इसका मतलब है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमने बताना है, तो इस वजह से हमारे पास अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस में डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो जो भी कंडीशन जो है वो आपकी एग्जाम्पल में दी जाती है वो हम अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस में बयान करते हैं। उसके बाद सेम ऐसे ही है जैसे हम जो है वो स्टार्ट से ही करते आ रहे हैं कि आपने जो है वो अल्फ़ा की जो है हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपने इसका जो है टेस्ट स्टैटिक्स अप्लाई करना है। देखिए स्टूडेंट्स एक और चीज़ यहाँ पे जो है वो मैं अगेन रिपीट कर दूँ, जो कि हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल में भी की थी। ये जो गिवन डाटा होता है इसका आपने मीन निकालना है। ठीक है, मीन निकालेंगे आपने इसका स्केयर ले लेना है। स्केयर लेने के बाद आपने जो है वो x में से यानी x2 में से x2 का जो मीन आएगा उसका स्केयर माइनस करेंगे। ये हमने फार्मूला जो है SP का जो देखा था फर्स्ट एग्जाम्पल में। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो है वैल्यूज़ पुट कर देनी है अपने इसमें टेस्ट स्टैटिक्स में, फिर आपने क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, कंक्लूजन निकालनी है, तो आपने वैसे उसका सारा सॉल्व कर देना है। तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, जिस तरह मैंने फर्स्ट एग्जांपल का बताया है सेम एज वैसे ही सेकंड का करना है। अब नेक्स्ट इसका केस थर्ड आ जाता है। इसमें हमारे पास मीन और दो नॉर्मल पॉपुलेशन जो है या स्टैंडर्ड डेविएशन हम कह सकते हैं वो इक्वल नहीं होंगी। ठीक हो गया। अब ये इक्वल नहीं होंगी तो इसमें डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। एक केस हमने देखा है कि जिसमें इक्वल होंगी, अब इसमें जो है वो बराबर नहीं होंगी। स्टूडेंट जो हमारे पास थर्ड केस है वो भी सेम एज केस 2 की तरह ही है। इसमें जो है वो डज नॉट इक्वल है, तो इसके जस्ट फार्मूला और डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होंगे, वो हम देख लेते हैं। इसका टी टेस्ट का फार्मूला x1 - x2, ये ऊपर जो है ये बार मीन को रिप्रेजेंट करती है, ओवर स्क्वायर रूट s1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 का स्क्वायर ओवर n2। इसी तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला ये गिवन है, इसको आप जो है वो देख लें अच्छे से। ठीक है, तो मेन इसमें जो चेंज फार्मूलाज है चेंजेस और बाकी सारा कुछ वैसे ही करना है। अब इसकी जो है एक एग्जांपल हम करते हैं। गिव 2 रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 गिवन है, n2 भी गिवन है, इसी तरह जो है मीन भी है, दोनों के हमारे पास रैंडम सैंपल्स के गिवन है। ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशंस के ये मीन है, इसी तरह स्टैंडर्ड सैंपल डेविएशंस भी हैं, और टेस्ट हाइपोथेसिस 0.05 जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल है। μ1 जो है वो μ2 के अगेंस्ट है, अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस यानी ग्रेटर देन होगा, यानी सारी उन्होंने खुद यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी गई हैं। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ राइट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन सी कितनी है, उन्होंने जो है वो खुद ही आपको दे दी है, यानी पक्की पकाई खीर है, अब आपने जस्ट उठा के खानी है। तो इसकी एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं।
ये देखिए नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस आपके एग्जाम्पल में गिवन था और अल्फा जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है। थर्ड स्टेप में आपने इसके टी जो डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो अप्लाई कर लेना है। ये हमारे पास जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फोर्थ स्टेप में आपने इनकी कंप्यूटेशन करनी है, सारी वैल्यूज़ गिवन है, जस्ट आपने सिंपली इन फार्मूलाज को याद कर लेना है, इनमें पुट करनी है, वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ठीक हो गया। अब इस तरह जो है इनकी वैल्यूज़ निकाल ली गई हैं। ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है, ये जो टी टेस्ट हमने अप्लाई किया उसकी है। क्रिटिकल रियल हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे टी अल्फ़ा आएगा क्योंकि ये जो है वो 1 टेल टेस्ट है। ठीक है, अगर 2 टेल टेस्ट होता तब अल्फ़ा बाई 2 को अप्लाई करना था, 1 टेल है, जस्ट अल्फ़ा को अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है इसकी वैल्यू हमने टेबल वैल्यू देखनी है, 1.76 आ जाएगी। कंक्लूजन निकालते हैं 2.82 आता है जो कि क्रिटिकल रियल में फॉल कर रहा है, सो एच नोट जो है वो रिजेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ईजी था, जस्ट इसमें फार्मूलाज आपने याद करने हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट केस आ जाता है, केस 4। ये हमारे पास आई थिंक लास्ट केस है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट 2 मीन्स विद पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। ये थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है। स्टूडेंट हमने जितने भी पिछले केसेस को डिस्कस किया है उसमें जो है सैंपल की टेस्टिंग इंडिपेंडेंस थी, लेकिन इस केस में सैंपल की टेस्टिंग जो है वो डिपेंडेंस है, इसलिए जो है पेयर्ड ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया जाएगा। फर्दर इसकी एग्जांपल्स करेंगे इससे रिलेटेड, तब आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब केस जो नंबर 4 है इसके हमने स्टेप्स देखने हैं कि उनको फॉलो करते हुए एग्जाम्पल्स को करना है। फर्स्ट स्टेप आपका वही है कि आपने स्टेट नल अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो म्यू डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस और सैंपल जो है वो ऑब्जर्वेशन को। ठीक हो गया। इस वजह से जो है μ1 माइनस μ2 जो कि डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 के इक्वल है। अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू होगा। उसके बाद सेम एज आपने अल्फा को सेकंड स्टेप में करना है। थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टेटिक है जिसका फार्मूला है टी इज इक्वल टू डी बार ओवर एस टी ओवर स्क्वायर रूट एन। डी जो है वो बार है, याद रखना कि डी का हमने मीन लेना है, सिंगल जस्ट डिफरेंस नहीं लेना, डिफरेंस के बाद हमने मीन भी लेना है। उसके बाद जो है वो क्रिटिकल रियल कंप्यूटेशंस और कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हम जो काफ़ी बार कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को देखते हैं। The weights of 4 person before they stop smoking and 5 weeks after they stop smoking as follows। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है मैं अपनी वर्डिंग में आपको बता देती हूँ, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है तो जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, वरना आप लोग दरमियान में भाग जाते हैं, कंप्लीट लेक्चर भी वाच नहीं करते। तो 4 पर्सन का यहाँ पे डाटा गिवन है। ठीक है, स्मोकिंग किससे पहले जो है 148, 176 ये सारी उन्होंने जो है बताया है कि स्मोकिंग से पहले उनका जो है वो वेट था वो इतना था और स्मोकिंग के बाद जो है वो इतना हो गया है। ठीक है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पेयर्ड ऑब्जर्वेशन इसमें यूज़ करनी है, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें जो है देखिए, क्योंकि अगर हमारे पास जो है अल्टरनेटिंग नल हाइपोथेसिस जो है वो 0 के इक्वल है, इसका मतलब है कि कोई भी इफेक्ट जो है उनका स्मोकिंग का वेट पर नहीं हुआ। लेकिन अगर अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस में डज नॉट इक्वल होगा तो उसका मतलब है कि थोड़ा बहुत जो है वो असर हुआ है वेट पर स्मोकिंग का। अल्फा को डिफाइन करना है टेस्ट स्टैटिक्स से, इसका फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद आपने करनी है इसकी कैलकुलेशन में देखिए हमारे पास जो है जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती हम उनको फाइंड आउट सबसे पहले करते हैं, ऐसे ही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो डी भी नहीं है, एस टी भी नहीं है, और ठीक है और स्क्वायर रूट एन हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पे हम जो है n-1 के साथ करेंगे। n-1 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। अब कैलकुलेशन देखते हैं। पर्सन हमारे पास 4 है, इनका वेट हमने x1 का नाम दे दी है, वेट बिफार यानी स्मोकिंग करने से पहले का वेट और स्मोकिंग के बाद का वेट उसको x2 का नाम दे दिया है। डिफरेंस आपको पता है कि हम जो है x2 में से x1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो डिफरेंस आ जाता है, और इसका डिफरेंस निकालेंगे x2 में से x1 को माइनस करते जाएंगे, 6 आ जाएगा। 176 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह 151 को 153 के साथ -2 आ जाएगा। सबको आपने माइनस करना है। उसके बाद आपने जो है ना वो डी का स्केयर लेना है, क्योंकि ये हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज़ होगा, इस वजह से डी का स्केयर लेंगे। इसका स्केयर लेने के बाद जो है आपने इसका मीन जो डी आया है इसका मीन लेंगे, क्योंकि हमें डी बार की ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं टेस्ट स्टैटिक्स में डी बार की ज़रूरत है, इसलिए जो है समीशन डी ओवर एन इज इक्वल टू 9/4 आएगा, 2.25 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हमने एस टी स्केयर, इसका फार्मूला हमने पीछे भी स्टडी किया था कुछ एग्जाम्पल्स में, इसका अच्छे से फार्मूला अब तो रट गया होगा। ये लगाना है
डी स्क्वायर हमने फाइंड ही इसलिए किया था ताकि स्टैंडर्ड डेविएशन में पुट कर सके। उसकी सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है जो जो भी आई है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमें जो है ना वो एस टी की ज़रूरत है। ऐसा ही है, फार्मूला जो है वो टी स्टैटिक्स का वहाँ पे एस टी है, ना कि एस टी स्क्वायर, इसलिए हम एस टी का जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमारे पास ये वैल्यू एस टी की आ जाए। फार्मूला ये था, हमारे पास वैल्यू डी की भी आ गई है, एस टी की भी आ गई है, एन हमारे पास यानी नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 4 थी। आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर निकाल देना है। उसके बाद क्रिटिकल रियन जो है, क्योंकि ये हमारे पास 2 टेल टेस्ट था, इसमें जो है वो डज नॉट इक्वल का साइन यूज़ था, इस वजह से इसको अल्फ़ा/2 और n-1 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इसको जो है अप्लाई करेंगे। अल्फ़ा/2 को 0.05 को 2 पे डिवाइड किया, 0.025 आ जाएगा। ठीक है, 4 है n और -1 जो है वो 3 आ जाएगा। इसको हम टेबल वैल्यू देखेंगे 3.18। अब टेबल वैल्यू का जो है वो 3.18 जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.17 है। तो इनमें जो है वो ग्रेट डिफरेंस है। आपको पता है कि हम किस तरह जो है, मैंने काफ़ी बार आपको एग्जांपल्स में ग्राफ बना के दिखाया कि जब 2 टेल टेस्ट होगा, क्रिटिकल रियन होगा तो उसका किस तरह बनता है। तो ये फार इस रियन में नहीं कर रहा, इसलिए हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट प्रोवाइड द सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट गिविंग अप स्मोकिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन पर्सन वेट। ठीक है, स्मोकिंग का कोई जो है वो उन पर्सनस के वेट पर इफेक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट इस तरह की एग्जांपल्स हैं, उसको अभी ओवरव्यू कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इजी स्टूडेंट्स एग्जांपल है, बस आपको थोड़े से समझने की ज़रूरत है। इसका मैं आपको वैसे बता देती हूँ। ठीक है, 2 टाइप्स का डाटा है। एक टाइप, फर्स्ट टाइप की जो डाटा है वो ये गिवन है, सेकंड की ये वाली वैल्यूज़ गिवन है। उसके बाद जो है वो 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी हमारे पास जो है वो सैम्पल एंड 12 आ जाएगा। इसको भी हमने सेम ऐसे ही करना है, लेकिन मैं आपको एक बार नोट्स में दिखा देती हूँ। कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ऐसे ही डाटा आपने लगाना है। ठीक है, कोर्स यहाँ पे आपने एग्जाम्पल को पढ़ लेना है। नो इम्प्रूव करेंगी परफॉर्मेंस है। अब जैसे एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी स्टेट नल और अल्टरनेटिव की क्या होंगी। वही सेम स्टेप्स हैं, फार्मूला पुट करना है। ठीक है, उसके बाद x1 x2 दोनों आपने वैल्यूज़ का डिफरेंस लेना है, स्केयर लेना है, फिर आपने डी बार फाइंड आउट करना है, इनका मीन लेके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, क्रिटिकल रियन फाइंड आउट करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाते हैं क्योंकि आपको जो है वो हर पॉइंट क्लियर कराना भी ज़रूरी है। तो वीडियो को जो है वो स्किप ना किया करें और दूसरा डाउनलोड भी ना किया करें। ठीक है, और लाइक क्लास में कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए मेहनत की जाती है, तो आप भी हमें थोड़ा आउटपुट दें और जिससे जो है हमें भी मोटिवेशन मिले। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड। उम्मीद है समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 पे इंशाल्लाह बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।